लास्ट क्लास में जहां तक पढ़े थे वहीं से अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एथीरो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में बता रहा था, डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे। पहले ये पढ़ा दूं, फिर देखो पल्स का एक और आप यूटिलिटी बताऊंगा आपको इंटरेस्टिंग, और पहले जो पढ़ना है उस पर ध्यान दे दें। हाइपर टेंशन और हाइपोटेंशन मैं आपको बता चुका था। मैं रेफरेंस के लिए मॉड्यूल अपलोड कर रहा हूं। बस अपलोड हो जाए फिर पढ़ते हैं। चलो हो गया। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। देखो, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन में पढ़ा चुका था। अब हम पढ़ेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है? एथेरो और आर्टेरियोस्क्लेरोसिस के बारे में जानने के लिए हमें क्लॉटिंग से रिलेटेड कुछ बातें और डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ बातें दोबारा देखनी होगी। चलिए देख लेते हैं। सपोज ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। अब किसी ब्लड वेसल में जब इंजरी हो जाती है तो आपने सुना है कि क्लॉटिंग कैसे होती है। सपोज ये ब्लड वेसल यहाँ से इंजर्ड हो गई, तो इसमें जो ब्लड भरा हुआ है ना, तो प्लेटलेट सबसे पहले तो खुद यहाँ आके फंसती हैं, इसे हीमोस्टैटिक प्लग कहते हैं। इसके बाद दोस्तों प्लेटलेट्स जो हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती हैं, जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलता है, फिर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में बदलता है। ये सब बातें आपको पता है। तो इस तरह से दोस्तों अल्टीमेटली यहाँ पर आके यूँ क्लॉट बन जाता है। लेकिन क्लॉट बन जाने के साथ ही बात पूरी नहीं हो जाती है। ये जो प्लेटलेट की वॉल डैमेज हो गई है, सॉरी ब्लड वेसल की वॉल डैमेज हो गई है, इस वॉल को भी हमें रिपेयर करना है। और दूसरा, ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लड जब वेसल के अंदर बहता है, बंद वेसल के अंदर, तो वेसल की वॉल पे ना फ्रिक्शन लगता है, और इस फ्रिक्शन की वजह से ये जो वेसल की वॉल होती है, इसमें अक्सर ना रफ सर्फेसिस क्रिएट हो जाती हैं ऐसी। तो ये डैमेज हो गई है, देखो ब्लड वेसल की वॉल अंदर से। जैसे ये पीछे मेरे दीवारें हैं ना, अगर मैं रोज टेबल को उठाऊं खींचूं, है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि जो वॉल है ना, रगड़ खाएगी अगर वॉल से अगर टेबल, तो ना वॉल का प्लास्टर उखड़ जाएगा, ठीक है, और खुरदरी सरफेस यहाँ पर बन जाएगी, रफ सरफेस। ऐसे ही क्या होता है, ब्लड में जो फ्रिक्शन की वजह से ब्लड प्रेशर जब लगता है ना वॉल के ऊपर, तो फ्रिक्शन की वजह से वेसल की वॉल का जो अंदर वाला लेयर है, जिसको हम कहते हैं एंडोथीलियम, वो डैमेज होता रहता है। तो वेसल की वॉल का अंदर वाला लेयर यानी एंडोथीलियम डैमेज होता रहता है, जिसकी वजह से अंदर रफ सर्फेसिस क्रिएट होती रहती हैं, ठीक है। प्लेटलेट एक काम और करती हैं, वो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है, पीडीजीएफ। ये जो प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर होता है, ये दो काम करता है। ये वॉल के अंदर सेल डिवीजन कराता है, तो यहाँ पे जो न्यू वॉल फॉर्मेशन होता है ना हेयर क्लॉट के बाद, ये भी इसकी वजह से होता है। और दूसरा, ये जो एंडोथीलियम वाली लेयर है, इसमें सेल डिवीजन होता है, और यहाँ पर वॉल फिर से ग्रो हो जाती है। देखो एंडोथीलियम की जो रिपेयर हो रही है, ब्लड वेसल्स की रिपेयर भी ये प्लेटलेट कराती हैं, तो रिपेयर ऑफ एंडोथीलियम, ठीक है, ये भी प्लेटलेट्स कराती हैं। सोना कह रही है आपकी आवाज़ बहुत धीरे आ रही है। पोल में बताएंगे आप मुझे, सोना सच बोल रही है या झूठ? अगर वो सच बोल रही है तो ट्रू बोलें, और अगर वो झूठ बोल रही है तो फॉल्स। क्या मेरी आवाज़ सही आ रही है कि नहीं आ रही है? 16% लोग कह रहे हैं कि आवाज़ धीमे आ रही है। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। चलो भाई, मैंने एक बार रिफ्रेश कर दिया है। इसके बावजूद अगर आवाज़ आपको धीमी आ रही है, तो इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो आपका ईयरफोन ठीक नहीं है, या फिर आपके कान अपनी सेंसिटिविटी खो चुके हैं, या आप किसी चिल्ला चिल्ला कर पढ़ाने वाले टीचर की क्लास में अपनी कान में ईयरफोन घुसेड़ के पढ़ रहे थे,
तो अगर टीचर पहले चिल्ला रहा है तो अपने कान से थोड़ा ईयरफोन को दूर रखो। टीचर का कुछ नहीं है, पर आपके कान सेंसिटिव रहने चाहिए, क्योंकि अभी आपको एमबीबीएस भी करनी है और वहाँ पे इन्हीं कानों से आपको हार्ट साउंड्स, मरमर्स, ब्रेथ की जो साउंड है वो सब डिफरेंशिएट करनी है, जाननी है, पहचाननी है। तो अगर आप किसी चिल्लाने वाले टीचर की क्लास में हैं तो कृपया अपने कानों की सुरक्षा खुद करें, अन्यथा टीचर को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लॉन्ग टर्म में आपका जो कान है वो खराब हो गया तो आप अच्छे डॉक्टर कैसे बनेंगे। ठीक है, तो ऐसा करें, जो भी चीख चिल्ला के पढ़ा रहा है या बहुत सेंसिटिव माइक होता है जिससे आवाज़ बहुत तेज हो जाती है एम्पलीफायर के बाद आपके, तो उनके कानों में ना थोड़ा उनकी क्लास में थोड़ा दूर निकाल लें ईयरफोन को, या ऐसे ही पढ़ें। ठीक है, तो ध्यान से अपने कानों की सेंसिटिविटी को बनाए रखें। और डॉक्टर इतनी जोर से बोलते हैं, कभी डॉक्टर को चिल्लाते हुए सुना है आपने? नहीं सुना होगा, है ना? तो आपको भी इतनी आवाज़ सुनने की आदत डरनी चाहिए, क्योंकि आपको भी डॉक्टर ही बनना है। चलो भाई, वैसे मैंने रिफ्रेश कर दिया है। क्या अभी भी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है? पोल में एक बार मुझे बता दें। अगर नहीं आ रही है तो ट्रू बोलें, अगर आवाज़ ठीक आ रही है तो फॉल्स। आवाज़ अगर ठीक नहीं आ रही है तो ही ट्रू बोलना, अगर ठीक नहीं आ रही है तो। अब 5% रह गए हैं सिर्फ। चलो चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। और हम बात कर रहे थे यहाँ पे पीडीजीएफ की, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर की। अच्छा, आपने एक बात देखी होगी कि ये जो हमारे जैसे ना हमारी दीवारें होती हैं, मैंने कहा ये रगड़ जाती हैं फ्रिक्शन की वजह से, तो प्लास्टर उखड़ जाता है। ठीक है, जब प्लास्टर उखड़ जाता है तो रफ सरफेस क्रिएट होती है। उन रफ सरफेसेस की रिपेयर भी तो हम ऐसे ही करते हैं। कैसे करते हैं बताइए? उखड़ गया प्लास्टर, रफ सरफेस क्रिएट हो गई, तो ऐसे मसाला लेके दीवार पे मारते हैं और ऐसे ऐसे करके उसको लेवल कर देते हैं यहाँ पे, और रफ सरफेस रिपेयर हो जाती है। लेकिन भैया, जब इस तरह से हम मसाला लगा के दीवार पे रफ सरफेस को रिपेयर करते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर मसाला थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, दीवार तो रिपेयर हो जाती है, लेकिन जब आप दीवार पे ऐसे हाथ फेरोगे ना यूँ, तो आपको पता है क्या लगेगा? इस तरह से जब आप हाथ फेरोगे यहाँ दीवार पे, तो आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा एक टप्पा सा है यहाँ, उभरा हुआ सा, है ना? थोड़ा उभर गई है, क्योंकि मसाला थोड़ा ज़्यादा लग गया ना, है ना? तो उसकी वजह से पता है आपको क्या हुआ? इस कमरे का जो वॉल्यूम था ना, वो कुछ क्यूबिक मिलीमीटर डिक्रीज हो गया। नहीं आई बात समझ में? क्योंकि दीवार उभर उभर गई, मसाला ज़्यादा लग गया ना, तो कमरे का वॉल्यूम थोड़ा सा कुछ क्यूबिक मिलीमीटर डिक्रीज हो गया। ये बात समझ में आई आपको? इसका मतलब जितनी बार दीवारें रिपेयर होंगी उतनी बार वो अंदर की तरफ ग्रो करेंगी। इसकी वजह से कमरे का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज होता जाएगा। इज दैट क्लियर? अब सुनिए, इसी तरह से जब कहीं पे भी रफ सर्फेसिस क्रिएट होती हैं, है ना, और प्लेटलेट्स इन रफ सर्फेसिस को पीडीजीएफ सिक्रीट करके रिपेयर करती हैं, तो अक्सर वो जो पीडीजीएफ सिक्रीट करती है ना, वो एक्सेस में करती हैं, मतलब जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो अगर ज़्यादा पीडीजीएफ सिक्रीट करेंगी तो बताओ क्या होगा? ग्रोथ, मतलब है ना, दीवारें रिपेयर तो होंगी, लेकिन देखो आप ऐसे थोड़ी सी ज़्यादा ही रिपेयर हो गई हैं, तो उससे दीवारें है ना अंदर की तरफ ग्रो कर रही हैं। ल्यूमन में दिख रहा है आपको? ल्यूमन थोड़ा सा नैरो हो गया है। तो ये प्लेटलेट बड़ी शैतान है, जहाँ कहीं थोड़ी सी रफ सरफेस दिखी नहीं कि वहाँ खूब सारा पीडीजीएफ सिक्रीट कर देती है। अच्छा, ये जो अंदर वाली सरफेस है, एंडोथीलियम वाली सरफेस, ये सरफेस ये कैसे डैमेज होती है बताइए? एक तो अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज़्यादा लगेगा ना, तो उससे ये ज़्यादा डैमेज होगी। बोलो होगी कि नहीं होगी? अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट, ज़्यादा सिगरेट या शराब पीने वाले लोग, इन्हीं लोगों को हार्ट अटैक वगैरह ज़्यादा होता है। आप मेरी बात समझिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सिगरेट शराब ज़्यादा पीने से या हाई बीपी के पेशेंट्स को हार्ट अटैक क्यों ज़्यादा होते हैं? क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, तो जो ये रफ सर्फेसेस जो क्रिएट हो रही हैं एंडोथेलियम में, ये ज़्यादा क्रिएट होंगी। और प्लेटलेट्स जो हैं वो तो जहाँ कहीं रफ सरफेस देखती है वहाँ पर ग्रोथ करा देती हैं हीलिंग के चक्कर में, है ना? अच्छा, सिगरेट और शराब में जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल जब ब्लड में आते हैं तो वो एंडोथेलियम के कॉन्टैक्ट में आते हैं ना, वो हार्मफुल केमिकल्स, तो वो एंडोथेलियम को खराब कर देते हैं, एंडोथेलियम को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से एंडोथेलियम जल्दी टूट जाती है। एंडोथेलियम मतलब इनर मोस्ट लाइन, इनर मोस्ट लेयर ब्लड वेसल की वॉल्स की, जो डैमेज हो जाती है। तो सिगरेट और शराब हार्मफुल केमिकल्स हैं। शायद सिगरेट की वजह से बीपी भी बढ़ता है। तो इसकी इन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि एंडोथेलियम ज़्यादा डैमेज होती है, और एंडोथेलियम ज़्यादा डैमेज होती है तो रिपेयर ज़्यादा होगी। और भैया, अगर रिपेयर ज़्यादा होगी तो क्या होगा समझे आप? ग्रोथ भी ज़्यादा होगी अंदर की तरफ, क्योंकि पीडीजीएफ प्लेटलेट जो है वो ज़्यादा ही पीडीजीएफ सिक्रीट करती हैं। जहाँ कहीं रफ सरफेस दिखी नहीं तो प्लेटलेट जो है खूब सारा पीडीजीएफ वहाँ सिक्रीट कर देती हैं। तो अगर रफ सरफेसेस ज़्यादा बनेंगी भाई लोगों, अगर रफ सरफेसेस ज़्यादा बनेंगी तो आप समझ ही गए कि ग्रोथ भी फिर ज़्यादा होगी, है ना? और इसकी वजह से ल्यूमन जो है नैरो होने लगेंगे। तो ये अंदर की तरफ जो नैरोइंग होने लगती है ना ल्यूमन की, ये इन्हें हम कहते हैं एथीरोमा। इन नैरोइंग जो हो रही है इन्हें हम कहते हैं एथीरोमा। ठीक है, और जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर चिपकती है ब्लड वेसल की वॉल्स के अंदर, कोलेस्ट्रॉल की लेयर को हम कहते हैं प्लाक। तो कोलेस्ट्रॉल की लेयर क्या कहलाती है? प्लैक। ठीक है, तो ये बात समझ में आई आपको? तो ये प्लेटलेट्स है ना कुछ ज़्यादा ही पीडीजीएफ सिक्रीट करती हैं, जहाँ कहीं रफ सरफेस दिखी नहीं कि खूब सारा पीडीजीएफ सिक्रीट कर देती हैं। प्लेटलेट्स को फालतू में पीडीजीएफ सिक्रीट करने से कौन रोकता है? एक एंजाइम जिसका नाम है पैरा ऑक्सोनेज। ये प्लेटलेट्स को फालतू में पीडीजीएफ सिक्रीट करने से रोकता है। ठीक है,
ये तो एक बात हो गई। अब एक बात मुझे और बतानी है, वो मैं तो बताता हूँ। देखो क्या होता है, जो भी हम फैट डाइट लेते हैं, जो भी हम फैट डाइट लेते हैं, तो ये एब्जॉर्प्शन जब होता है फैट का, मैंने आपको बताया था कि मिशेल्स बनते हैं, काइलोमाइक्रॉन्स बनते हैं, याद आया आपको? ठीक है, तो ये एब्जॉर्प्शन ना, जब एब्जॉर्प्शन होता है तो ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स के फॉर्म में होता है, जिन्हें कहा जाता है LDL। ये जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स होते हैं ना, इनको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ब्लड वेसल्स की वॉल के अंदर चिपक सकता है, जिसकी वजह से ल्यूमेन नैरो हो सकता है। तो LDL जो है वो बैड कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन हमारी बॉडी में एक एंजाइम है जिसका नाम है यही पैराऑक्सीनेज। ये लगातार LDL को HDL में बदलता रहता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। और HDL हाई डेंसिटी होने की वजह से कोरोनरी आर्टरी या किसी भी आर्टरी की वॉल के अंदर वाली सरफेस पे नहीं चिपकता है। तो ये है गुड कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, आपने सुने होंगे ये टर्म बैड कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल। तो बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कितना है ये तो है ही, खैर कम होना ही चाहिए, लेकिन जो रेशियो होती है ना LDL और HDL की, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। सपोज 3 लोग हैं जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, 100 ग्राम कोलेस्ट्रॉल है। पर्सन ए में 50% LDL है, 50% HDL है। पर्सन बी में 70% LDL, 30% HDL है। और पर्सन सी में 30% LDL और 70% HDL है। तो बताइए, मोस्ट रिस्क किसको है? सबसे ज़्यादा रिस्क कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का कौन से वाले को है? पोल में बताइए, सबसे ज़्यादा रिस्क में किसका हार्ट है? आप समझ गए ना कि HDL ज़्यादा होना अच्छी बात है। चलिए, तो ये रेशियो ना इसके फेवर में चाहिए। अच्छा, अब ये दूसरा बताओ, मोस्ट हेल्दी हार्ट किसका है इन तीनों में? सबसे ज़्यादा स्वस्थ हृदय किसका है इसमें? तो फॉर हेल्दी हार्ट द रेशियो ऑफ LDL टू HDL शुड बी इन द फेवर ऑफ HDL, क्योंकि HDL जो है वो चिपकता नहीं है। अभी किसी ने यहाँ सवाल पूछा, साहिल ने पूछा, तो बाहर से कभी HDL नहीं ले सकते क्या? साहिल, मैंने तुम्हें क्या बताया था, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन के लिए LDL में ही एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि अगर वो लो डेंसिटी होगा तो ही वो एब्जॉर्ब होगा, हाई डेंसिटी होगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता मेरे भाई। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन करना है ना, तो एब्जॉर्प्शन आपने मिशेल काइलोमाइक्रॉन पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे एलिमेंट्री केनाल में? तो वो कैसे होगा एब्जॉर्प्शन? ये प्रॉब्लम है। और वैसे हम कोशिश ऐसी करते हैं कि आपने सुना होगा कि कई ऐसे फैटी एसिड्स या फैट सफोला वगैरह में इस तरह का ऑयल यूज़ करते हैं कि जिसमें डाइजेशन के बाद जब एब्जॉर्प्शन होना तो वो LDL से HDL में इजीली कन्वर्ट हो जाए। इस तरह के ऑयल्स हम यूज़ करते हैं, हेल्दी ऑयल्स। साहिल की बात पार्शियली सही भी है, हेल्दी ऑयल्स यूज़ करते हैं ना अपन। जैसे मैं आपको बताऊं, सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट, आपको क्या लगता है कौन सा खाना, आपका खाना रिफाइंड ऑयल में बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या डालडा में बने, वनस्पति में? अनसैचुरेटेड में बने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा ना। रिफाइंड में, डालडा में या वनस्पति में बनता है तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, क्योंकि वो उसको उस LDL को HDL में कन्वर्ट करना मुश्किल है। तो बात उसकी सही भी है, पर जनरली क्या एब्जॉर्प्शन तो इसी फॉर्म में ही होता है। तो ये कुछ बातें हैं यहाँ पे। अब हमको जो पढ़ना है वो पढ़ते हैं, ये सब भी पूछा जा सकता है, फिर ये मत कहना कि NCERT में नहीं दिया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ये जो हमें पढ़ना था, यानी एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। हाँ जानवी जी, घी ज़्यादा खाना भी अच्छी बात नहीं है। चलिए, तो हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, और अब हम पढ़ेंगे एथीरोस्क्लेरोसिस पहले। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होता है। बाद में देखेंगे आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। चलो, एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, पहले एथीरोस्क्लेरोसिस। यहाँ पे देखिए, सपोज ये ब्लड वेसल है, ठीक है। अभी आदमी जो है ना वो ऑयली फूड ले रहा है, हमने मना किया, इसके बाद भी ये ऑयली फूड ले रहा है, फैटी डाइट ले रहा है। तो ये जो फैटी डाइट ये ले रहा है, तो एब्जॉर्प्शन किसके फॉर्म में हो रहा है? LDL, है ना। दूसरी चीज़ पता है क्या है? LDL के फॉर्म में एब्जॉर्प्शन हो रहा है इसके अंदर, लेकिन इसके ब्लड में जो पैराऑक्सीनेज प्रेजेंट है वो लगातार LDL को किस में बदल रहा है बताइए? वो लगातार LDL को HDL में बदल रहा है। लेकिन ये मान ही नहीं रहा, ये और फैटी डाइट ले रहा है, और फैटी डाइट ले रहा है, तला हुआ खाया जा रहा है, खाया जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, इसका जो सारा पैराऑक्सीनेज था, ठीक है, इसका सारा का सारा पैराऑक्सीनेज LDL को HDL में बदलने में बिजी हो गया है। जब सारा पैराऑक्सीनेज खर्च हो गया LDL को HDL में बदलने में,
तो कौन बेकाबू हो गई पता है आपको? प्लेटलेट्स। क्योंकि पैराऑक्सीनेज मैंने आपको बताया था ना, प्लेटलेट्स को कंट्रोल में रखता है, ज्यादा पीडीजीएफ सीक्रेट करने से रोकता है। तो पैराऑक्सीनेज सारा एलडीएल को एचडीएल में बदलने में बिजी हो गया, तो प्लेटलेट बेकाबू हो गई। प्लेटलेट बेकाबू होते ही क्या हुआ, जहां कहीं थोड़ी सी रफ सरफेस दिखी नहीं कि प्लेटलेट ने खूब सारा पीडीजीएफ वहां सीक्रेट करना शुरू कर दिया। अच्छा, रफ सरफेसेस कब ज्यादा बनेंगी? जब तला हुआ खाने के साथ साथ ये आदमी शराब भी पीता हो, सिगरेट भी पीता हो, है ना, फ्राइड मटन चिकन खा रहा है और फैटी डाइट ले रहा है, वो भी डालडा में फ्राइड, ऊपर से साथ में सिगरेट शराब भी पी रहा है, पूरी पार्टी चल रही है इसकी, मरेगा हार्ट अटैक से। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे देखो आप, रफ सरफेसेस क्रिएट हो रही हैं। अब जब रफ सरफेसेस ज़्यादा क्रिएट हो रही हैं तो प्लेटलेट भी इधर बेकाबू हो चुके हैं, क्योंकि सारा पैराऑक्सीनेज तो एलडीएल को एचडीएल में बदलने में बिजी हो गया है। तो ऐसे में क्या होता है, प्लेटलेट खूब सारा पीडीजीएफ सीक्रेट करती है। अब ज़्यादा पीडीजीएफ सीक्रेट करती है ना प्लेटलेट्स, तो यहाँ पे कुछ रफ सरफेसेस की जब रिपेयर होती है तो कुछ ज़्यादा ही ग्रोथ हो जाती है ऐसे। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है, इसको हमने क्या कहा? इसको हमने कहा एथीरोमा। तो जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है ये कहलाती है एथीरोमा। इधर ऊपर से अब और अभी भी तला हुआ खा रहा है, अभी भी नहीं मान रहा, तो अब सारा पैराऑक्सीनेज खर्च हो गया एलडीएल को एचडीएल में बदलने में। तो अब जो एलडीएल आ रहा है वो एचडीएल में नहीं बदल रहा है। तो अब इस आदमी के अंदर किसका लेवल बढ़ रहा है बताओ? एलडीएल का। अब इस आदमी के अंदर एलडीएल का लेवल बढ़ रहा है, और ये एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल है वो यहाँ जमा हो रहा है अंदर। तो एथीरोमा तो पहले ही बने हुए थे। एथीरोमास के अंदर क्या बन गए हैं? प्लैक कोलेस्ट्रॉल के। ठीक है, इन्हें कहा जाता है एथीरोमाटस प्लैक्स। तो दीज आर नोन एज एथीरोमाटस प्लैक्स। उससे भी बुरी बात क्या है कि ब्लड में जो कैल्शियम आयंस होते हैं, वो कैल्शियम आयंस ब्लड से इन्फिल्ट्रेट होकर यहाँ इन एथीरोमास में घुस गए हैं। तो कैल्शियम आयंस का इन्फिल्ट्रेशन हो गया, इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल भी हार्ड हो गया है, देखिए। तो ये कैल्शियम आयंस एथीरोमाटस प्लैक में घुस गए हैं, जिसकी वजह से एथीरोमा की स्क्लेरोसिस हो गई है। स्क्लेरो मतलब समझते हैं आप? हार्ड, स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोसिस मतलब हार्डनिंग। तो स्क्लेरोसिस ऑफ एथीरोमा हो गई है। स्क्लेरोसिस मतलब होता है हार्डनिंग, तो इसे कहा जाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोमा की स्क्लेरोसिस हो गई है, तो ये कहलाता है एथीरोस्क्लेरोसिस। क्या प्रॉब्लम आएगी बताइए? कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया ना, हार्ड हो गया, एंजियोप्लास्टी भी ठीक नहीं हो रहा है। क्लॉट कोई आएगा और यहाँ पे फंस गया, क्या आगे नहीं निकल पाएगा ना, क्योंकि ल्यूमन नैरो हो गया है, तो ब्लॉकिंग हो सकती है। तो दिस इज कॉल्ड एज एथीरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो ये तो दोस्तों एथीरोस्क्लेरोसिस था। आइए अब हम पढ़ते हैं आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस जो है वो एक्चुअली इतना ज़्यादा डाइट रिलेटेड फिनोमिना नहीं है, वो है एज रिलेटेड फिनोमिना। एज रिलेटेड फिनोमिना कैसे है? देखिए, आपको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है कि बोन्स से कई बार कैल्शियम रिलीज होने लगता है, जिसकी वजह से बोन्स में तो कैल्शियम कम हो जाता है, लेकिन ये कैल्शियम रिलीज होकर कहाँ आ जाता है बताओ? ब्लड में आ जाता है। तो ब्लड में कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, तो बोन में तो कैल्शियम कम हो जाता है, लेकिन ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है यहाँ। ठीक है, अब ब्लड में जब कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है तो ये कैल्शियम कई बार इन्फिल्ट्रेट करने लगता है आर्टरीज की वॉल में। तो ये कैल्शियम जब आर्टरीज की वॉल में इन्फिल्ट्रेट करने लगता है तो इससे आर्टरीज की वॉल जो होती है ना, वो अपनी इलास्टिसिटी खो देती हैं और ब्रिटल हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, इलास्टिसिटी खो देती हैं। समझ में आई बात? देखो, यहाँ तो एथीरोमा की स्क्लेरोसिस हुई थी, यहाँ तो आर्टरी की ही स्क्लेरोसिस हो गई। वो एथीरोस्क्लेरोसिस था, ये आर्टीरियोस्क्लेरोसिस है। यहाँ तो भैया आर्टरी की वॉल की ही स्क्लेरोसिस हो गई। तो एथीरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, फर्क समझ में आया? तो दोनों में, एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में बेसिकली जो डिफरेंस है वो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया आपको कि किस तरह से वो डिफरेंसेस हैं। जो एथीरोस्क्लेरोसिस है ये एक डाइट रिलेटेड फिनोमिना है ना। अगर हम डिफरेंसेस देखें एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में और इनमें क्या प्रॉब्लम्स आती है वो देखें, तो एथीरोस्क्लेरोसिस में इधर लिख रहा हूँ और आर्टीरियो इधर लिख रहा हूँ। तो एथीरोस्क्लेरोसिस इज अ डाइट रिलेटेड फिनोमिना, जबकि एथीरोस्क्लेरोसिस जो है वो एज रिलेटेड फिनोमिना है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए, तो ये फर्क हो गया। दूसरा, एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? ल्यूमन नैरो हो जाता है। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस में क्या होता है?
इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? ब्लॉकेज। यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन क्या होगा? वॉल की इलास्टिसिटी चली गई ना। अब वॉल की इलास्टिसिटी चली गई तो जब हाई ब्लड प्रेशर होगा ना तो वॉल ऐसे लचक के इस प्रेशर को झेलेगी नहीं, सीधा फूट जाएगी। इलास्टिसिटी जाने का मतलब समझे आप? जैसे एक प्लास्टिक का स्केल है, उस स्केल को आप मोड़ो तो मुड़ जाता है, छोड़ो तो सीधा हो जाता है। उसको आप 6 महीना धूप में पड़ा रहने दो, अब की बार उसे मोड़ो चट से टूट जाएगा, इलास्टिसिटी चली गई ना उसकी, इसलिए। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या होता है कि वॉल जो है इस बार रप्चर हो जाएगी, झेलेगी नहीं, ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो रप्चर ही हो जाएगी सीधा। तो इधर प्रॉब्लम ब्लॉकेज थी, यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन क्या है बताइए? हेमरेज। तो आपको एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस के बीच में फर्क समझ में आया? ठीक है, तो ये था एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, ये हमने पढ़ लिया है। इसमें आई डोंट थिंक सो कोई डाउट होगा। आगे बढ़ते हैं हम। हमने हाइपर और हाइपरटेंशन पढ़ लिया, एथीरो और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे वेरिकोज वेन्स की। वेरिकोज वेन्स क्या होती हैं, चलिए ये भी जान लेते हैं। देखो क्या होता है, वेन्स में आर्टरीज की तरह प्रेशर नहीं होता। ठीक है, वेन्स में आर्टरीज की तरह प्रेशर नहीं होता क्योंकि वेन्स में ब्लड पंप करने के लिए कोई हार्ट नहीं है। वेन्स में ब्लड पंप करने के लिए कोई हार्ट नहीं है, ऑर्गन से धीरे धीरे ब्लड बाहर निकलता है और बड़ी मुश्किल से वेन्स में ब्लड ऊपर चढ़ता है। कैसे ऊपर चढ़ता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा जब आर्टरीज और वेन्स पढ़ेंगे, है ना। और इतना लो प्रेशर होता है वेन्स के अंदर कि कहीं बैकफ्लो ना हो जाए ब्लड का। इस चक्कर में वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं जो बैकफ्लो को रोकने के लिए होते हैं। वेन्स के अंदर वॉल्व्स होते हैं जो बैकफ्लो रोकने के लिए होते हैं। ठीक है, तो बड़ी मुश्किल से वेन्स में ब्लड किसी तरह से ऊपर चढ़ता है। एग्जैक्टली ऊपर कैसे चढ़ता है वो हम बाद में देखेंगे। वेन्स में प्रेशर भी बहुत कम होता है और आपको पता है हार्ट काफ़ी ऊपर होता है, तो ना ज़्यादातर वेन्स को ना अगेंस्ट ग्रेविटी ब्लड को ऊपर लाना पड़ता है। तो वेन्स में ब्लड चढ़ना ऊपर बड़ा मुश्किल है। और वेन्स ना सुपरफिशियल होती हैं, आर्टरीज डीप होती हैं। वेन्स तो डीप होती है तो थोड़ा वेन्स दबती तो ब्लड ऊपर पुश होता, तो वेन्स में ब्लड का ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में अगर कभी वेन्स के वॉल्व्स खराब हो जाए, जो कभी कभी तो बिना किसी रीज़न के ही खराब हो जाते हैं, और कई बार ऐसे लोग जिनको घंटों खड़े रहना पड़ता है, रोज 6-8 घंटे 10 घंटे खड़े रहते हैं काम करते समय, तो इरेक्ट पोस्चर में खड़े हैं तो उनकी टांगों की वेन्स के वॉल्व खराब हो जाते हैं क्योंकि ब्लड का ऊपर आना बड़ा मुश्किल है। तो अगर वेन्स के वॉल्व खराब हो गए दोस्तों तो क्या होगा बताइए? यहाँ ज़्यादा ब्लड भरा रहेगा ना ज़्यादा टाइम तक, तो धीरे धीरे वेन्स जो है ना वो डायलेट हो जाएंगी ऐसे और टॉर्चरस हो जाएंगी। वॉल्व तो खराब हो ही गए, वेन्स भी डायलेट हो जाएंगी, टॉर्चरस हो जाएंगी, और वेन्स की जो वॉल्स है ना वो भी सूज कर फूल जाएंगी। ऐसी सूजी हुई फूली मोटी मोटी वेन्स अक्सर हमें स्किन पर उभर के दिखाई देती हैं। इन्हें हम कहते हैं वेरिकोज वेन्स। ठीक है, सर्जरी से इस वेन को रिमूव करना ही इसका इलाज है। ये प्रॉब्लम मेनली पता है, हमारी टांग में एक वेन होती है सेफिनस वेन, मीडियल साइड में अंदर की तरफ दोनों टांगों में दिखती भी है आपको, उसमें आती है क्योंकि वो बिल्कुल सुपरफिशियल वेन है। तो उसको फिर हम हटा देते हैं काट के, सर्जरी ही इसका इलाज है। क्योंकि सेफिनस वेन जिस एरिया से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है वहाँ से और दूसरी वेन्स भी ला रही होती हैं, फीमोरल टिबियल वेन वगैरह, तो इसलिए उसको हटा देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सूजी हुई फूली हुई वेन्स जो स्किन पर उभर के दिखाई दे, इन्हें कहा जाता है वेरिकोज वेन्स। ठीक है, वैसे ऐसा पट्टा वट्टा बांध के इनको दबाते भी हैं ताकि वेन्स जो है शेप में रहे और ब्लड ऊपर जाता रहे। तो ये वेरिकोज वेन्स था। ठीक है, हार्ट फेलियर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, है ना। एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, हार्ट ब्लॉक। हार्ट ब्लॉक क्या होता है? हार्ट अटैक तो पढ़ा था, हार्ट फेलियर भी पढ़ा था, हार्ट बर्न भी पढ़ा था। ये हार्ट ब्लॉक क्या है? हार्ट ब्लॉक दरअसल एरिथमिया है, जब रिदम चली जाती है हार्ट की। कैसे चली जाती है ये भी बता देता हूँ। सपोज जैसे हमने ये पढ़ा था, ये हमारा हार्ट है और हार्ट में जो कंडक्शन पाथवे है उसमें ऐसे नोड पेसमेकर है, क्योंकि जो ऐसे नोड है वो 1 मिनट में 72 बार इंपल्स बनाता है, और इस तरह से ए बी नोड में इंपल्स जाती है, फिर यहाँ पे बंडल ऑफ है, फिर ये बंडल ब्रांचेज है, राइट वाली और लेफ्ट वाली। ठीक है, अब आपने कभी दिवाली पे जब डेकोरेशन देखी होगी, जब वो जो बल्ब लगाते हैं ना अपन, छोटे छोटे लड़ में जो बल्ब लगाते हैं, है ना, जैसे लबजब लबजब करते रहते हैं, दीवारों पे लगा देते हैं अपन डेकोरेशन के लिए, है ना, झालर, जिसको हम झालर बोलते हैं यहाँ राजस्थान में। तो अब उसमें क्या होता है, आपने देखा होगा उसमें सारे बल्ब ना सीरीज में होते हैं, पता है ना आपके बात। तो ऐसे लबझप करती है वो। अब अगर बीच में कोई एक बल्ब फ्यूज हो जाए ना, मान लो शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो पता है क्या होता है, जहां तक बल्ब फ्यूज हुआ है ना वहां तक की तो वो जलती बुझती रहती है, और उसके बाद वाली जो है ना वो बंद हो जाती है। सब नहीं होते खराब, आधी जल रही है आधी बुझ रही है, ऐसा होता है ना, आधी जल रही है आधी बुझ रही है। वैसे ही क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो गया, वैसे ही कभी कभी ये जो हमारा कंडक्शन पाथवे है ना, इसमें भी तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आप कहेंगे कैसे सर? ये देखिए, ये ऐसे नोड था, ये ए बी नोड था, ये इंटरनोडल फाइबर थे। अगर यहाँ पर इंटरनोडल फाइबर टूट गए ए बी नोड के जस्ट पहले, ये सोचो तो अब क्या होगा। अब जो इंपल्स ऐसे नोड से चलेगी वो इंटरनोडल फाइबर से होती हुई एट्रिया में तो जाएगी, पर वो वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंचेगी। तो इंपल्स ऐसे नोड 1 मिनट में कितनी बार इंपल्स बनाता था बताइए? 72 बार।
तो वो इम्पल्स वेंट्रिकल्स में नहीं पहुंच रही है ना। तो अब वेंट्रिकल्स जो है उनका कैप्टन कौन बन जाएगा, एवी नोड। एवी नोड मुश्किल से 36 से 40 बार इम्पल्स बनाता है पर मिनट। तो अब क्या होगा पता है, एट्रिया तो 72 बार बीट करेंगी दोनों, और वेंट्रिकल्स जो है वो 36 बार बीट करेंगे। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल्स किसके हिसाब से बीट कर रही है बताओ, एवी नोड के हिसाब से। ये जो सिचुएशन है ना, इसको हम बोलते हैं 2:1 हार्ट ब्लॉक, कि 2 बार एट्रिया बीट कर रहे हैं तो 1 बार वेंट्रिकल, हार्ट ब्लॉक हो गया ना ये। इसी तरह से एक और चीज हो सकती है, कंडक्शन पाथ में यहाँ से टूट जाए, सोचो यहाँ से, अब क्या होगा बताओ, इम्पल्स एसए नोड से एवी नोड तक तो जाएगी, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल में भी, राइट वेंट्रिकल में भी जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जाएगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंट हो गया, और ये वाला हिस्सा परकिंजे फाइबर के हिसाब से चल रहा है। तो ये 3 चैम्बर तो 72 बार बीट कर रहे हैं, और ये 18 बार, इसको बोला जाएगा 4:1 हार्ट ब्लॉक। तो आप समझे, रिदम बिगड़ गई है, इनको कहा जाता है एरिथमिया। तो जो हार्ट ब्लॉक किसे कहते हैं, जो हार्ट की मसल रिदम के साथ बीट नहीं करती, जिसकी वजह से जो कार्डियक आउटपुट है, जो ब्लड बाहर पुश हो रहा है, उसका वॉल्यूम गिर जाता है। सो दीज आर हार्ट ब्लॉक्स। तो हार्ट अटैक पढ़ा, हार्ट फेलियर पढ़ा, हार्ट ब्लॉक पढ़ा, तीनों पढ़ा दिए मैंने आपको। हार्ट अटैक, तीनों में सबसे खतरनाक कौन सा है? देखो हार्ट अटैक में सपोज आप एक कंपनी चला रहे हैं, है ना, और आपके मजदूर ढंग से काम नहीं कर रहे, हार्ट ब्लॉक, आपके मजदूर काम ही नहीं कर रहे, हड़ताल पे बैठे, या आपके मजदूर मर गए। सबसे डेंजरस सिचुएशन क्या है? एक तो है कि ढंग से काम नहीं कर रहे रिदम के साथ, एक है कि काम ही नहीं कर रहे, और एक है कि मर गए, है ना। तो ये एक सीवियरिटी वाली बात होगी, हार्ट अटैक, हार्ट फेल और हार्ट ब्लॉक की। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, और हमने हार्ट ब्लॉक भी पढ़ लिया यहाँ, तो हमने डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पूरी पढ़ ली है। अब हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, पर ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। चलो, मैंने आपको बताया था ना, पल्स कितनी सारी बातें बताती है। जब हमने पल्स के बारे में बात करी थी, तो हमने देखा था कि पल्स आपको बॉडी का टेम्परेचर बता सकती है। बोलो, बताया था नहीं बताया था, कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। पल्स आपको हेमरेज के बारे में बता सकती है, कि कहीं ब्लड लॉस तो नहीं हो रहा है बॉडी में, है कि नहीं। आज मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, पल्स आपको आपको डिफेक्ट इन वॉल्व्स ऑफ हार्ट भी बता सकती है। आप कहेंगे कैसे? चलो, क्या आपको पता है पल्स हमें जब सुनाई देती है, जब आपको पता था कि आर्टरीज में कुछ ब्लड तो हमेशा रहता ही है। देखिए पल्स क्या थी, मैंने आपको बताया था, देखिए आर्टरीज में कुछ ब्लड तो हमेशा रहता ही है, और इसकी वजह से कुछ प्रेशर भी हमेशा रहता है। ये प्रेशर कितना होता है? 80 mmHg। ठीक है, फिर जब हमारा हार्ट सिस्टोल करता है, जब हमारा हार्ट सिस्टोल करता है, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ ब्लड यहाँ पंप होता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है? 120। और जब प्रेशर जो है वो 120 हो जाता है, तो आर्टरी की वॉल स्ट्रेच होती है, और जब आर्टरी की वॉल स्ट्रेच होती है, तो वो हमारी फिंगर को फील होती है। यही तो बताया था मैंने आपको, है ना। तो चलिए इसी चीज़ को हम फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। यानी कि हार्ट जब सिस्टोल कर रहा होता है, तब हमें पल्स फील होती है, याद आया आपको। जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही होती है तो हमें पल्स फील होती है, लेकिन जब वेंट्रिकल डायस्टोल कर रही होती है, उस वक्त हमें पल्स फील नहीं हो रही होती। क्या आपको ये बात याद है कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती है तो ही हमें पल्स फील होती है, जब वेंट्रिकल डायस्टोल करती है तो हमें पल्स फील नहीं हो रही होती। यानी जितनी बार वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी, उतनी बार हमें पल्स फील होगी। इसलिए हार्ट रेट इज इक्वल टू पल्स रेट। अब ये देखिए, ये है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड एवी वॉल्व्स, जबकि दोस्तों ये है सेमिलुनर वॉल्व्स। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, लब डब सुना था आपने? और मरमर कैसा था? जैसे कुछ घिस रहा हो बीच में, है ना। तो मान लीजिए कि आप, क्या आपके घर में कोई रिश्तेदार डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट है किसी के घर में कोई रिश्तेदार, हार्ट स्पेशलिस्ट? किसी के यहाँ नहीं है? किसी के कोई रिश्तेदार हार्ट स्पेशलिस्ट है? किसी के भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो एज्यूम करते हैं, चलो एज्यूम कर देते हैं कि आपके जो फूफा जी हैं वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। ठीक है, कोई कह रहा है सीए है। ये तो वो बात होगी जैसे, आपने सुना नहीं सुना, एक बार क्या है, एक बार एक लड़का जो है, शादी ब्याह का कहीं रिश्ते की बात हो रही होती है, तो लड़की देखने पहुंचता है किसी घर में। तो वहाँ पूछता है, भाई लड़की क्या करती है, कौन कौन है घर में? की लड़की है, इसका भाई है, हम हैं माँ बाप। लड़की क्या करती है? कि सीए है। तो लड़की सीए है, वाह। लड़की का भाई क्या करता है? लड़की का भाई भी सीए है। अरे बड़ी अच्छी बात है, दोनों सीए हैं। लड़की की माँ क्या करती है? लड़की की माँ भी सीए है। मैं सब सीए हैं। अरे घर में सब सीए ही हैं क्या? आप क्या करते हैं? अरे हम कपड़ा फाड़ते हैं और वो सब सीए हैं, दर्जी हैं, घर में कपड़ा सिलते हैं। एनीवेज, तो चलो 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 वापस आ जाओ।
हम जो पढ़ रहे थे उस पर आ जाओ भैया। डॉक्टर की बात चली तो आपके फूफा जी मान लीजिए कि आपके फूफा जी मान लीजिए डॉक्टर हैं, ठीक है। आप गलती से अपने फूफा जी के पास पहुंचे, उनके ऑफिस में पहुंच गए। फूफा नाराज हैं, चलो ऑफिस में मिल के आते हैं उनसे। अब फूफा जी तो नहीं थे अपने हॉस्पिटल में, अपने चैम्बर में। उनका लैब कोट वगैरह वहां रखा हुआ था, स्टेथोस्कोप रखा हुआ था, ध्यान से सुनिए। तो आपने कहा हाँ डॉक्टर साहब की चेयर है, तो आप जाके अपने फूफा जी की चेयर पे बैठ गए, उनका लैब कोट पहन लिया आपने और स्टेथोस्कोप गले में डाल लिया। उसी वक्त वहां एक मरीज आ गया और मरीज ने आपको डॉक्टर समझ लिया। अब मरीज आके बोला डॉक्टर साहब मेरे दिल में कुछ कुछ होता है, अब पता नहीं क्या होता है, आप ही बताओ। अब मैं आपको पहले ही बता दूं उसका प्रॉब्लम क्या था। उस मरीज का प्रॉब्लम क्या था पता है? ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है। उसका ये माइट्रल वाल्व खराब था, ये सकरा हो गया था, जिसकी वजह से ना तो ये ठीक से खुलता था और ना ही ठीक से बंद होता था, ठीक है। लेकिन ये बात ना उस मरीज को पता है ना आपको पता है। और आप अपने फूफा जी जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनकी कुर्सी पर बैठे हुए थे। उसने कहा अच्छा, इसने मुझे डॉक्टर कहा, और मैं तो फिर कोई इमोशन से पढ़ने वाला स्टूडेंट थोड़ी हूँ, मैं तो प्लस का स्टूडेंट हूँ, एजी सर का स्टूडेंट हूँ, ऐसे बेइज्जती थोड़ी होने दूंगा। तो आपने कहा अच्छा आओ बैठो, देखते हैं तुम्हें क्या हो रहा है। अब आपने कहा कैसे देखें? आपने गले में लगाया स्टेथोस्कोप। जब आपने गले में स्टेथोस्कोप, ऐसे कान में स्टेथोस्कोप लगाया गले से उतार के, और स्टेथोस्कोप उसके सीने पे रखा, तो पता है उसके सीने में ऐसी आवाज आ रही थी। तो आप समझ गए अच्छा ये तो लब डप आ रहा है, लेकिन साथ में बीच में एक आवाज और आ रही थी ऐसी। आप समझ गए ये तो मरमर है, घिसने का साउंड। आपने कहा मरमर है मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लीकेज हो रहा है ब्लड का। अब आपको नहीं पता है क्या हो रहा है, तो आपने ध्यान से देखा, अच्छा खासा हट्टा कट्टा आदमी है, चेहरे पे कोई नीले निशान भी नहीं है, तो ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज तो ये नहीं हो सकती, है ना। लू बेबी थोड़ी है ये। तो इसका मतलब इसके शरीर में कोई ना, इसके हार्ट में कोई ना कोई वॉल्व खराब है, तभी तो ऐसी साउंड आ रही है, लब डब बीच में ऐसा आ रहा है। तो घिसने का साउंड आ रहा है, तो आप समझ गए मरमर है। अब आपने कहा यार मरमर तो है और 4 वॉल्व होते हैं हार्ट में, इनमें से कौन सा खराब है क्या पता। तो आपने पता क्या किया? आपने दूसरे हाथ से, आपके एक हाथ से तो आपने उसके सीने पर स्टेथोस्कोप लगा रखा है, देखो दूसरा हाथ फ्री है, इस दूसरे हाथ से आपने उसकी पल्स पकड़ ली। तो एक हाथ से तो स्टेथोस्कोप लगा रखा है और दूसरे हाथ से आपने उसकी पल्स पकड़ी, पल्स। और पल्स फील करो, आप उंगली से आके टकरा रही। अब ये फील करने की कोशिश करो कि जब आपको कान में मरमर सुनाई देती है, क्या उसी वक्त पल्स फील होती है, या जब कान में मरमर नहीं सुनाई दे रही होती उस वक्त पल्स फील होती है? देखो अगर पल्स के टाइम पे मरमर सुनाई देती है, जब उंगली पे पल्स फील होती है उसी वक्त आपको मरमर सुनाई देती है ना, सेम टाइम, या पल्स और मरमर डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे सुनाई दे रही है। ये फील करो, एक हाथ से आपने उसकी पल्स पकड़ रखी है और कान में स्टेथोस्कोप लगा रखा है जो उसके सीने पे लगा हुआ है। अब ये फील करो कि जब कान में मरमर सुनाई देती है, क्या उसी वक्त उंगली पे पल्स फील होती है? देखो जब पल्स फील होती है उस वक्त सिस्टोल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब पल्स फील होती है उस वक्त सिस्टोल हो रहा है हार्ट में। उसी वक्त अगर कान में मरमर आ रही है, तो पता है ये कौन सी मरमर है? ये सिस्टोलिक मरमर है। और अगर जब पल्स नहीं फील हो रही है उस वक्त कान में मरमर आ रही है, तो ये डायस्टोलिक मरमर है। अच्छा, सिस्टोल के समय जब मरमर सुनाई देती है भैया, तो वो किस वजह से सुनाई देती है बताओ? जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगी तो यहां से तो ब्लड बाहर निकल ही रहा है, निकल रहा है कि नहीं? लेकिन यहां से उल्टा ब्लड अंदर जा रहा है, एवी वॉल्व, यानी डिफेक्ट कहां है? किसी एक एवी वॉल्व में है, तो वो सिस्टोलिक मरमर है। क्योंकि जब वेंट्रिकल सिस्टोल करती है उस समय यहां से तो ब्लड बाहर निकल ही रहा है, पर उल्टा अगर यहां से ब्लड जाएगा और तब मरमर सुनाई दी, तो वो सिस्टोलिक मरमर है। तो पल्स और मरमर अगर साथ में, पल्स जब फील होती है उसी वक्त कान में मरमर सुनाई देती है, तो वो एक सिस्टोलिक मरमर है। इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक वॉल्व खराब है। और अगर जब पल्स फील नहीं हो रही होती उस वक्त मरमर सुनाई देती है, तो दोस्तों वो एक डायस्टोलिक मरमर है। क्योंकि जब वेंट्रिकल डायस्टोल करती है तो ब्लड उल्टा अंदर आने की कोशिश करता है और इसकी वजह से मरमर होती है। तो अगर डायस्टोल के समय मरमर सुनाई दे रही है, तो डिफेक्ट कहां है बताइए? डिफेक्ट इन सेमी लूनर वॉल्व। तो इसका मतलब डिफेक्ट जो है वो सेमी लूनर वॉल्व में है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि डिफेक्ट यहाँ या यहाँ है? तो पल्स के साथ मरमर आ रही है या बिना पल्स के मरमर आ रही है? अब सपोज एज्यूम करते हैं कि जब हमको पल्स फील हुआ उसी वक्त आपके कान में मरमर सुनाई दी, इधर कान में मरमर आती है, उधर उंगली पे पल्स आती है, तो आप समझ गए कि इसके एवी वॉल्वों में से कोई एक खराब है। समझ गए? ठीक है। अब आपने पता है उस आदमी को क्या बोला? ऐसा करो, बगल वाले कमरे में कंपाउंडर बैठा हुआ है, उसके पर्चे पे लिख दिया ईसीजी, जाओ उस कंपाउंडर से अपना ईसीजी करवा के आओ। और जब वो पेशेंट उस कंपाउंडर के पास गया और वहां से अपना ईसीजी करवा के आपके पास लेके आया, तो ध्यान से देखिए उसका ईसीजी ऐसा आ रहा था, पी वेव, क्यू आर एस टी, पी वेव, क्यू आर एस टी। क्या कुछ समझ में आया आपको?
देखो पी वेव का सेकेंड हाफ ऊंचा हो गया है। अगर डिफेक्ट लेफ्ट एवी वॉल्व में है तो ब्लड ढंग से बाहर नहीं, तो मरमर की साउंड यहां से आ रही थी जब वेंट्रिकल सिस्टोल कर रही थी, फिर जब वेंट्रिकल डायस्टोल करती है तो प्रॉपर ब्लड भी नहीं आ पाता यहाँ। क्यों? क्योंकि ये वॉल्व ना ठीक से खुलता है ना ठीक से बंद होता है। तो इसकी वजह से तभी ठीक से ब्लड यहाँ नहीं आता एट्रिया से वेंट्रिकल में। तो एट्रिया की मसल को ज्यादा काम करना पड़ता है ना, कई सालों से ऐसा हो रहा है। तो एट्रिया की मसल को ज्यादा काम करना पड़ता है ब्लड को वेंट्रिकल में पुश करने के लिए, क्योंकि वॉल्व सकरा हो गया है। तो एट्रिया की मसल कुछ ज्यादा ही मजबूत और बड़ी हो गई है। कौन सी? लेफ्ट एट्रियम की। लेफ्ट एट्रियम में हो गई है हाइपरट्रॉफी। जितनी मसल उतना करंट, ज्यादा मसल ज्यादा करंट, है कि नहीं? तो जो पी वेव का इधर वाला हिस्सा लंबा हो गया। और इसकी जगह भाइयों बहनों अगर उस आदमी का ईसीजी ऐसा आ रहा होता, सोचिए ऐसा, ये देखिए पी वेव क्यू आर एस टी, फिर पी वेव क्यू आर एस टी, तो उसका ट्राइकस्पिड वॉल्व खराब होता कि नहीं होता? राइट, ये देखो लेफ्ट एट्रियम की हाइपरट्रॉफी हो गई, राइट एट्रियम की। ये लेफ्ट एट्रियम की हुई है, ये राइट एट्रियम की हो गई। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी अभी आपने गजब कर दिया। और उसके बाद आपने उसके पर्चे पे लिखा माइट्रल वॉल्व स्टीनोसिस, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में माइट्रल वॉल्व होता है। और नीचे लिख दिया रेफर्ड टू कार्डियोथोरेसिक सर्जन फॉर वाल्व्यूलोप्लास्टी, वॉल्व का रिपेयर करो, नया वॉल्व लगाओ, और उससे 1000 रुपये फीस ले ली। अब जाओ सर्जन के पास, वॉल्व ठीक कराओ, हमने बता दिया तुम्हारा वॉल्व खराब, आपने बताया। कैन यू इमेजिन, तुम लोग जो 12th क्लास के स्टूडेंट हो या 12th के बाद अब ड्रॉप कर रहे हो, इसको मेडिकल साइंस का एबीसीडी नहीं आता था, अब ये भी उसने कार्डियोलॉजिस्ट वाला काम कर डाला। ये इमोशन से नहीं होगा, ये दिमाग से होगा। हम नॉलेज को अप्लाई कर रहे हैं, यही होता है मेडिकल साइंस में। मैं आपसे फिर एक बात बोल रहा हूँ, अभी मैंने आपके जो 5 मिनट खराब करे, अगर आपको लगता है कि सर ये तो एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, ये तो नीट में आना ही नहीं है, नहीं आएगा नीट में, मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा नीट में। लेकिन अगर आपको, मैंने आपको छोटी सी खिड़की से झरोका दिखाया कि मेडिकल साइंस क्या है, अगर आपको लगा कि ये बहुत बोरिंग था तो भैया कुछ भी कर लो, डॉक्टर मत बनो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगी कि सर मजा आया, नॉलेज को अप्लाई किया हमने, तो यू बिलोंग टू दैट प्लेस विच इज नॉन एज मेडिकल कॉलेज। और आपकी बची हुई जिंदगी आप एक डॉक्टर बन के अपने 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 आप को, अपने करियर को एंजॉय कर पाओगे, अगर आपको इसमें इंटरेस्ट आया, जो मैंने अभी बताया। यही है मेडिकल साइंस, हम थ्योरिटिकल नॉलेज को अप्लाई करते हैं। देखो डॉक्टर तो कोई पीएचडी करके ही बन जाता है, जिसका मेडिकल में नहीं होता वो बीएससी करता है, एमएससी करता है, पीएचडी करता है, अपने नाम के आगे डॉक्टर लिख लेता है 10 साल पढ़ने के बाद। और आप सिर्फ ग्रेजुएशन करोगे, सिर्फ एमबीबीएस करोगे, ग्रेजुएशन कोर्स है वो, उसके बाद भी आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा। वो पीएचडी वाले डॉक्टर से भी आपकी इज्जत ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वो तो थ्योरिटिकल नॉलेज, किताबें बस आंसर लिख लिख के डॉक्टर बनता है, आंसर शीट भर भर के, किताबें पढ़ पढ़ के। आप उस नॉलेज को अप्लाई करते हो एंड यू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स। दैट्स वाई डॉक्टर बनना हर किसी के बन की बात नहीं होती। समझ में आई बात? चलो भाई पढ़ते हैं आगे। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगा, ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर ये सिर्फ भैया ये मेरा तरीका है, ये नीट में तो नहीं आएगा, पर ये मेरा तरीका है मोटिवेट करने का। मैं यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही मोटिवेट करता हूँ, मैं 20 साल से ऐसे ही मोटिवेट कर रहा हूँ। ये जो नए तरीके आ गए हैं मोटिवेट करने के, इमोशंस, जान लगा दो बच्चों, ये कर दो, फोड़ दो मिलके, ये कर दो, मुझे ये सब नहीं आता, इससे कुछ नहीं होता। आपको पता है अगर आपके घर में किसी की मेजर सर्जरी हो रही है और सर्जरी से जस्ट पहले सारे डॉक्टर्स की टीम ओटी में जाने से पहले के जान लगा देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, और सब डॉक्टर ने लिपस्टिक लगा रखी है और अपनी एब्स दिखा रहे हैं और इमोशनल बातें कर रहे हैं और अपना परिवार और बीवी बच्चे से आपको मिला रहे हैं, आपको डॉक्टर साहब अंदर जाकर सर्जरी करो, क्या कर रहे हो आप यहाँ? नहीं बच्चों, मुझे आपके सपोर्ट नहीं, सब पेशेंट से बोले डॉक्टर, पेशेंट के रिश्तेदारों से बोले डॉक्टर, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, ये जो आपका अंदर पेशेंट है इसकी मैं पूरी जान लगा के फोड़ दूंगा मैं इसको। अरे भैया फोड़ो मत, इलाज कर। तो ऐसे नहीं होता है, ये सब मूर्ख बनाने के तरीके हैं। जो लोग जिंदगी में कुछ नहीं बन पाते वो दूसरों को यूट्यूब चैनल पे बनने का सपना दिखाते हैं, डॉक्टर बनने का। ऐसे फ्रॉडस्टर्स ना कभी किसी को डॉक्टर बना पाए हैं, ना बना पाएंगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको जो मैंने अभी बताया ऐसी चीजों में इंटरेस्ट आना चाहिए, यही है मोटिवेशन। इस तरह की चीज से मोटिवेट होना चाहिए आपको, जो मैंने अभी 10 मिनट पहले आपको बताई थी। अगर आप इससे मोटिवेट हुए डॉक्टर बनने के लिए तो आप डॉक्टर बन पाओगे, बाकी चीजों से नहीं हो पाएंगे। ठीक है? तो बाकी तो सब बेवकूफ बनाने की चीजें दुनिया में, आपको पता है 99% लोग बेवकूफ बनाने के लिए जी रहे हैं, 1% ही है दुनिया को चला रहे हैं। आप उन 1% में आना चाहते हो तो अच्छी बात। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, और जो हम पढ़ रहे थे उसमें आते हैं। पता नहीं क्या फोड़ेंगे, पढ़ लो भैया। सोचो ना, डॉक्टर अगर आपके, भगवान ना करे, आपके घर में किसी की मेजर सर्जरी हो रही है और ओटी में जाने से पहले डॉक्टर आप लोगों के पास आए और आकर रोने लगे, मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है, बहुत रो, इमोशंस, आप भी इमोशनल हो रहे हैं, वो भी इमोशनल हो रहे हैं, सर्जरी अच्छी हो जाएगी? नहीं होगी ना, बस। चलो भाई अब हम पढ़ते हैं आगे। तो हमने अभी भी देखा कि ये पल्स, मरमर, इन सब चीज़ों का क्या रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं, और हम बात कर रहे थे यहाँ पे, ये यहाँ दिख रहा है ना आपको, ये इंप्रेस करना चाहिए आपको। ये चीज़ अगर इंप्रेस कर रही है, ये मोटिवेट कर रही है आपको कुछ बनने के लिए, तो बात है। चलो भैया ब्लड वेसल्स, तो आपको तो पता है 3 मेन तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। ठीक है? आर्टरीज वो होती हैं जो ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स वो होती हैं जो ऑर्गन से ब्लड बाहर लेकर आती हैं। ठीक है? तो आर्टरीज वो होती है ऑर्गन की तरफ ब्लड लेके जाती हैं, वेन्स वो होती है ऑर्गन से ब्लड लेकर आती हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। एनी ब्लड वेसल गोइंग अवे फ्रॉम द हार्ट इज एन आर्टरी, एनी ब्लड वेसल ब्रिंगिंग द ब्लड बैक इनटू द हार्ट इज अ वेन।
तो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स आर्टरीज होती हैं, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आने वाली वेन्स होती हैं। ठीक है, ये मेन डेफिनेशन है। हार्ट से ब्लड लेके जा रही है तो आर्टरी है, हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रही तो वेन है। जनरली आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है और वेन में इम्प्योर ब्लड होता है। इसका एक्सेप्शन कौन सी आर्टरीज है ये आपको पता ही है, पल्मोनरी आर्टरीज। वहां पे फीटस में अम्बिलिकल भी है ना, तो पल्मोनरी इसका एक्सेप्शन है। आर्टरीज के अंदर ब्लड ज्यादा प्रेशर और स्पीड के साथ फ्लो करता है, वेन्स के अंदर कम प्रेशर और स्पीड के साथ। आर्टरीज जो है वो डीप होती हैं, वेन्स जो होती हैं वो सुपरफिशियल होती हैं। बताओ क्यों? क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा है, आर्टरी फूटेगी तो खूब खून निकलेगा, वेन फूटेगी तो इतना खून नहीं निकलेगा। तो अपन इसे टकराते रहते हैं, इधर उधर गिर जाते हैं। अगर आर्टरी सुपरफिशियल हुई तो चोट लगते ही आर्टरी रप्चर हो जाएगी, ब्लीडिंग ज्यादा हो जाएगी। तो आर्टरी डीप होती है, वेन्स सुपरफिशियल होती है, क्योंकि वेन्स के रप्चर होने से इतना फर्क नहीं पड़ता। आर्टरीज की वॉल आप देखिए ज्यादा मोटी होती है और टफ होती है। मैं आपको कट सेक्शन में दिखाता हूँ, ये देखिए आर्टरी की जो वॉल होती है और वेन की वॉल, दोनों में 3-3 लेयर्स होते हैं। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, देखिए आर्टरीज की वॉल मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे आपको ट्रांसफर सेक्शन में दिखाता हूँ, टीएस, एक आर्टरी का टीएस और एक वेन का टीएस। चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, दोनों के अंदर 3-3 लेयर्स होते हैं। ये 3 लेयर कौन से हैं? सबसे बाहर वाला लेयर जो सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का होता है, ये कहलाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच में स्मूथ मसल का लेयर होता है दोस्तों। ये स्मूथ मसल का लेयर आर्टरीज के अंदर ज्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। ये जो स्मूथ मसल का लेयर है ये आर्टरीज में ज्यादा मोटा होता है एज कंपेयर टू वेन्स। इसे कहा जाता है ट्यूनिका मीडिया। तो ये स्मूथ मसल का लेयर जो है ये कहलाता है ट्यूनिका मीडिया। और सबसे अंदर जो तीसरा लेयर होता है, ये लेयर फिर से सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम का होता है और इसको कहा जाता है ट्यूनिका इंटरना। ये ट्यूनिका इंटरना वाला लेयर एंडोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। बाकी दोनों लेयर कैसे होते हैं? मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। आर्टरीज में एडिशनल इलास्टिसिटी के लिए यहाँ पर इंटरनल इलास्टिक लेमिना भी पाई जाती है, जो वेन्स में इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती, इसलिए आर्टरीज की वॉल जो है वो ज़्यादा इलास्टिक होती है। इधर आप देख सकते हैं कि आर्टरी की वॉल के अंदर बीच वाला लेयर ट्यूनिका मीडिया ज़्यादा मोटा होता है। इसकी वजह से आर्टरीज का ल्यूमन नैरो होता है और वेन का ल्यूमन वाइड होता है। वेन्स की ब्लड होल्डिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है। आर्टरीज खाली हो जाती हैं तो भी अपना शेप बनाए रखती हैं, लेकिन अगर वेन्स खाली हो जाए तो वो कोलैप्स हो जाती हैं। आर्टरीज में ब्लड बहुत प्रेशर के साथ बहता है तो उन्हें वॉल्व की जरूरत नहीं, वेन्स जो है उनमें वॉल्व होते हैं। तो ये आर्टरीज और वेन्स के कुछ डिफरेंसेस हैं। अगर हम बात करें कैपिलरीज की, तो कैपिलरीज के अंदर ना तो ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है और ना ही ट्यूनिका मीडिया होता है। सिर्फ एक लेयर होता है ट्यूनिका इंटरना, जिसको हम एंडोथीलियम भी कहते हैं। तो कैपिलरी का अगर हम ट्रांसफर सेक्शन देखें तो उसमें सिर्फ एक लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम। और ये जो ट्यूनिका इंटरना या एंडोथीलियम होती है, इसमें छेद होते हैं। इन छेदों को हम कहते हैं फेनेस्ट्रा। इन्हीं से एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, O2 जा रही है, CO2 आ रही है, न्यूट्रिशन जा रहा है, वेस्ट आ रही है। और कैपिलरीज में जो ब्लड फ्लो है ना वो स्लोएस्ट होता है, लेकिन टोटल सरफेस एरिया हाईएस्ट इसी का है। आर्टरीज और वेन तो बहुत कम है ना। एक आदमी के सारी ब्लड कैपिलरीज को अगर एक के पीछे एक जोड़ दिया जाए ना तो अर्थ के ना 4 चक्कर लग जाए किसी भी टॉपिक से। तो हाईएस्ट टोटल सरफेस एरिया कैपिलरीज का ही होता है। तो कैपिलरी सिस्टम मार्सेलो मालपीजी ने ढूंढा था। नाम याद रखेंगे, आपके मॉड्यूल में भी एनसीईआरटी में भी जिक्र होगा मार्सेलो मालपीजी का, उसने ढूंढा था। तो ये है कैपिलरीज, और ये दिखाई नहीं देती क्योंकि ऑर्गन्स के अंदर होती हैं। इंटेस्टाइन के बीच में जो पारदर्शी झिल्ली होती है ना, मिजेंट्री वगैरह, उन्हीं में सिर्फ कैपिलरीज दिखाई दे सकती। चलिए, तो ये तो बात हुई आर्टरीज की, वेन्स की और कैपिलरीज की। और हमने देखा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। आर्टरीज का ये सारे पॉइंट मैंने बता दिए हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आर्टरीज और वेन्स का एक कंपैरिजन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। चलिए, एक छोटी सी बात और, ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं आर्टरीज और वेन्स, क्या इनकी दीवारों को खुद ऑक्सीजन या न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? चलो कैपिलरी तो सिंगल वॉल थिकनेस की, उनको तो मिल जाएगा, पर इनका क्या करें आर्टरीज और वेन का? तो बहुत बारीक 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 ब्लड वेसल्स होती हैं जो आर्टरी या वेन की दीवारों से ब्लड अराइज होती है, ल्यूमन से अराइज होती हैं, दीवारों को ब्लड देती हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस ल्यूमन में ही लाकर गिरा देती हैं। ये हैं वेसल्स विद इन द वेसल्स, ब्लड वेसलों की ब्लड वेसल। ये महीन महीन ब्लड वेसल्स
जो ब्लड वेसल्स की वेसल्स हैं इन्हें कहा जाता है वासा वैसोरम, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स को ब्लड दे रही हैं। ठीक है, तो ये हो गया कुछ आर्टरीज वेन्स के बारे में डिफरेंस। अब एक आर्टीरियल सिस्टम और एक वेनस सिस्टम है। ये एज सच ना एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, पर इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज और वेन्स मैं आपको अभी यहाँ बताने वाला हूँ जो आपको याद रखनी है। तो थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं। अब जैसे हमारी बॉडी के अंदर, मेरे पास तो क्योंकि हॉरिजॉन्टल बोर्ड है तो मैं दो हिस्सों में बनाऊंगा। अभी मैं अपर हाफ बना रहा हूँ बॉडी का, बाद में फिर मैं लोअर हाफ बनाऊंगा। आप चाहो तो एक ही डायग्राम में बना सकते हो। अब जैसे ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, इसको देखिए। अभी हमारा हार्ट है जैसे, है ना, यहाँ नीचे ये डायफ्राम है जो थोरैक्स वाले हिस्से को एब्डोमेन वाले हिस्से से सेपरेट करता है। अब क्या होता है, मेन ब्रांचेस आर्टरीज जो निकलती है उनके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, एक तो ये आप जान लीजिए एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन। ये पता नहीं पता आपको क्या होते हैं? हेड, नेक, थोरैक्स और एब्डोमेन, इनको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। अरे मैंने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा दिया क्या आपको? मसल्स और स्केलेटन, मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ाया क्या? नहीं पढ़ाया ना? हाँ, बाद में पढ़ाएंगे, अभी तो एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे अपन, इसके बाद मूवमेंट एंड लोकोमोशन पढ़ूंगा। चलो, तो हमारा जो ये हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन होता है ना, इसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन। जबकि जो ये अपर लिम्स है और नीचे पैर जो होते हैं यानी कि लोअर लिम्स, वो कहलाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, तो पता है हमारी बॉडी के अंदर नाम कैसे रखे जाते हैं ब्लड वेसल्स के? जो एक्सियल स्केलेटन होता है ना, हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन, एक्सियल स्केलेटन की ब्लड वेसल्स का नाम उस ऑर्गन के नाम पे होता है जिसमें वो जा रही होती हैं या जिससे वो इम्प्योर ब्लड लेकर आ रही होती है। तो एक्सियल स्केलेटन का नाम उस ब्लड वेसल के नाम पे होता है, उस ऑर्गन के नाम पे होता है जिससे वो जा रही है, जिससे वो आ रही है। जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में जो ब्लड वेसल्स है, अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी हाथ पैरों में, यहाँ पे कोई अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, इनमें कोई ऑर्गन्स तो होते नहीं है। तो यहाँ पर ब्लड वेसल्स का नाम उस एरिया के नाम पे होता है जहाँ से वो निकल रही होती है, या उस बोन के नाम पे होता है जिसके बगल से वो गुजरती है। एक बार एक ब्लड वेसल एक बोन के बगल से गुजरने के बाद दूसरी बोन के बगल में पहुंचती है, तो उसी ब्लड वेसल का नाम बदलकर दूसरी बोन के नाम पे हो जाता है। जैसे नदियों के साथ होता है ना, एरिया बदला नाम बदला। चाइना से निकली तो सांगपो थी, इंडिया में घुसी तो ब्रह्मपुत्र कहलाने लग गई, और जब वहाँ इंडिया से निकल के बांग्लादेश में गई तो वहाँ शायद पद्मा या ऐसा और कुछ नाम हो गया। तो उसी तरह से एक ही ब्लड वेसल के नाम ना चेंज होते चले जाते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वेसल्स आपको पता है, यहाँ पे हमारी कॉलर बोन्स होती हैं, इन्हें हम क्लेविकल्स कहते हैं। तो देखिए कैसे कैसे ब्लड वेसल्स हैं। तो आउटा से आर्टीरियल सिस्टम की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस देखिए। आउटा से ना लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा निकलती है, ऐसे लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा निकलती है, और वो जो आउटा होती है वो ऐसे ऊपर उठती है, इसे आर्क ऑफ आउटा कहते हैं, और ऐसे ऊपर उठकर यूँ हॉरिजॉन्टल होकर यूँ अब हार्ट के पीछे से नीचे जाती है। ये अभी हार्ट के पीछे से नीचे जाती है, ये आर्क ऑफ आउटा कहलाता है। तो इसको हम आर्क ऑफ आउटा बोलते हैं। आउटा ऐसे ऊपर उठ के हार्ट के पीछे से नीचे जा रही है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस निकलती हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि इससे एक जोड़ा कोरोनरी आर्टरीज निकलेंगी। यहाँ पे गड्ढा है आर्टिक साइनस, तो इससे एक जोड़ा कोरोनरी आर्टरीज निकलती है जो हार्ट की दीवारों को ब्लड सप्लाई करती है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक बेनाम गुमनाम आर्टरी होती है छोटी सी, इसे कहा जाता है इनोमिनेट आर्टरी। और ये जो इनोमिनेट आर्टरी होती है, इससे फिर दो ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हें कहा जाता है कॉमन कैरोटिड आर्टरीज। तो इनोमिनेट आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है जिन्हें कहा जाता है कॉमन कैरोटिड। भाई ये राइट साइड है, सपोज ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट और राइट कॉमन कैरोटिड है। बाद में ये कॉमन कैरोटिड फिर से डिवाइड होती है और ये गर्दन में जा रही है ऐसे। बाहर वाली जो है इन्हें कहा जाता है एक्सटर्नल कैरोटिड, लेफ्ट में भी है और राइट में भी है। और ये अंदर वाली जो है इन्हें कहा जाता है इंटरनल कैरोटिड्स। तो जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरीज होती हैं दोनों तरफ की, वो तो कान, गाल या चेहरे को ब्लड सप्लाई करती हैं जो नेक से ऊपर जा रही है। जबकि दोनों इंटरनल कैरोटिड कहाँ जा रही है बताओ? ऊपर ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने। फांसी लगने से मौत क्यों हो जाती है? इसलिए थोड़ी हो जाती है कि ट्रैकिया दब जाती है, दम घुटता है, उसमें तो बहुत देर में डेथ होगी। एक्चुअली क्या होता है कि ना, फंदा आप ऐसे टेढ़े मेढ़े सो जाते हैं ना, कभी तो सर झंडाने लगता है, देखा होगा आपने। एक तरफ की आर्टरीज दब गई है, दूसरी तरफ की चालू है, क्योंकि ऊपर दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई होती है ब्रेन को।
तो फांसी लगने के लिए जरूरी नहीं कि पैर जमीन से उठे हुए हो, पैर अगर जमीन पे भी है ना तो भी इनकम्प्लीट हैंगिंग में भी डेथ हो जाती है, क्योंकि 3.5 किलो की फोर्स काफ़ी होती है हैंगिंग के लिए। अब 3.5 किलो फोर्स में तो ट्रैकिया नहीं दबने वाली, लेकिन क्या होता है कि अगर आदमी ऐसे दब जाता है, दोनों कैरोटिड एक साथ दब जाती है। जब दोनों कैरोटिड एक साथ दब जाती है तो ब्रेन को ब्लड मिलना बंद हो जाता है, तो 30 सेकंड में आदमी बेहोश हो जाता है। बट टू बी हैंग्ड ऑन टिल डेथ, हम उसे अभी भी लटकाए रखेंगे अगले 30 मिनट तक, क्योंकि 30 मिनट तक अगर ब्रेन को ब्लड नहीं मिलेगा तो ब्रेन में सेरिब्रल इन्फार्क्शन हो जाएगा, ब्रेन मर जाएगा, और ब्रेन मरने के साथ ही इस आदमी की क्लिनिकल डेथ हो जाएगी। कहते हैं ना टू बी हैंग्ड ऑन टिल डेथ, जज लिखता है ना, तो टिल लिखना चाहिए टू बी हैंग्ड ऑन टिल द प्रोसेस ऑफ सेरिब्रल इन्फार्क्शन इज कंप्लीटेड इन द ब्रेन। 30 मिनट लटकाए रखते हैं उसको, फिर उतार लेते हैं, फिर डेथ सर्टिफिकेट बना देते हैं कि आदमी क्लिनिकली मर चुका है, क्योंकि उसका ब्रेन जो है वो डेड हो चुका है। तो भाई ये हैंगिंग में जो कॉज ऑफ डेथ होता है ये कैरोटिड आर्टरीज का ही कंप्रेशन होता है। कोई कह रहा है कैरोटिड को अगर कट कर दिया जाए गलती से तो वैशाली जी, वो जिवा किया वो बकरे देखे कभी, गला काट देता है इनका, फिर वो कैरोटिड से तो ब्लड लॉस होता रहता है, तो उसमें ब्लड सारा निकल जाएगा बाहर हलाल। तो यहाँ पे कैरोटिड आर्टरीज ब्रेन को ब्लड देती हैं। अच्छा, तो इसके अलावा ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आर्का फाउटा से एक और ब्रांच निकलती है जो क्लेविकल के बोन के नीचे से फिर आर्म में जा रही है, और इधर वो ब्रांच यूँ निकलती है कॉमन कैरोटिड से। इनको हम कहते हैं सब क्लेवियन आर्टरीज, क्योंकि ये क्लेविकल के नीचे से जा रही है ना, तो ये कहलाती है सब क्लेवियन आर्टरीज। फिर बाद में ये खूब सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं जो आपको नहीं याद रखनी है। एल्बो में पहुंचती है तो रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी, दो आर्टरीज में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर हाथ में यहाँ नाम इनका होता है ब्रेकियल आर्टरी, इसी में तो ब्लड प्रेशर नापते हैं हम। इसी से बहुत सारी और भी ब्रांचेस निकलती हैं, इन्हीं से एक एक ब्रांच यहाँ आगे निकलती है चेस्ट या ब्रेस्ट के लिए, जिसे इंटरनल मेमोरी आर्टरी कहती है। तो एक एक एरिया को दो दो तीन तीन ब्रांचेस ब्लड सप्लाई कर रही हैं, एक ब्रांच निकाल भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और छोटी मोटी ब्रांचेस है, ट्रैकियल आर्टरी, एसोफेजियल आर्टरी, डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करने के लिए आउटर से दो, यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना, तो उनके लिए इंटरकॉस्टल आर्टरीज भी निकल रही होती है यहाँ से। डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करने के लिए दो जोड़ा फ्रेनिक आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर फ्रेनिक और इंफीरियर फ्रेनिक। इनफैक्ट फ्रेनिक आर्टरीज हमारे शरीर की सबसे छोटी आर्टरीज है, स्मॉलेस्ट आर्टरी। फ्रेनिक मतलब ही डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करने वाली स्मॉलेस्ट आर्टरीज, इनका नाम होता है फ्रेनिक। अब डायफ्राम के नीचे चलते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट ब्रांचेज यहाँ पे देख लेते हैं। तो डायफ्राम के नीचे कौन कौन से ऑर्गन है बताइए, चलो यहाँ देखते हैं। सपोज ये डायफ्राम के नीचे का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे भाई इस तरफ यहाँ पे लिवर है, ये इधर स्टमक है, और ये यहाँ पे इंटेस्टाइन है, ये यहाँ पे किडनीज है, ये स्प्लीन है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है। मैंने स्मॉलेस्ट आर्टरी कहाँ बताया, कोरोनरी आर्टरी बहुत छोटी होती है, लेकिन स्मॉलेस्ट आर्टरी होती है फ्रेनिक। चलो, तो यहाँ पे आते हैं। अब ये देखिए, ये आउटा आ रही है नीचे, अब ये जो आउटा यहाँ से नीचे आ रही है, अब ये आउटा कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज में डिवाइड होती है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज ये हैं देख लेते हैं। तो आउटा से एक छोटी सी सीलियाक आर्टरी लिखी हुई है आपके मॉड्यूल में, ये अराइज होती है, ये फिर दो में डिवाइड हो जाती है, हेपेटिक आर्टरी और स्टमक के लिए गैस्ट्रिक आर्टरी। लीनो गैस्ट्रिक बोलते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी को, क्योंकि उसी से एक स्प्लीनिक आर्टरी भी निकलती है इधर। तो ये आउटा अब नीचे जाते वक्त, ये हेपेटिक आर्टरी है, ये गैस्ट्रिक आर्टरी है, ये स्प्लीनिक आर्टरी है। तो आउटा अब नीचे जाते वक्त उन सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देगी। तो यहाँ इंटेस्टाइन के लिए आपने सुना होगा मिजेंट्रिक आर्टरीज निकलती हैं, दो, सुपीरियर मिजेंट्रिक और इंफीरियर मिजेंट्रिक। नाम सुने हैं कि नहीं? मिजेंट्रिक बताया था ना मैंने आपको, जो इंटेस्टाइन के लूप्स को आपस में जोड़ के रखती हैं। तो सुपीरियर मिजेंट्रिक और इंफीरियर मिजेंट्रिक याद है आपको, है ना, ये दो आर्टरीज निकल रही हैं यहाँ पे। ड्यूडेनम जुजिनम इलियम के लिए सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी, सीकम कोलोन रेक्टम के लिए इंफीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी। फिर यहाँ पे किडनी है, तो किडनी के लिए दोनों तरफ एक एक रीनल आर्टरी जो किडनी को ब्लड दे रही है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट टेस्टीज हैं, तो एक एक टेस्टिकुलर आर्टरी यहाँ जा रही है स्क्रोटल सैक में। और अगर ओवेरीज हैं तो एक एक ओवेरियन आर्टरी होती है जो यहाँ पे ओवेरीज पाई जाती है, उनको ब्लड देती है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज हैं। यहाँ इस एरिया में ना, यहाँ पे हिप बोन होती है, इलियम सुना होगा आपने, ऐसे इधर उधर।
तो यहाँ से फिर अपेंडिकुलर स्केलेटन शुरू हो गया। तो यहाँ तक आने के बाद अब आयोटा दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। ये दो ब्रांचेस कहलाती है कॉमन इलियाक आर्टरी। तो ये कहलाती है लेफ्ट कॉमन इलियाक और ये कहलाती है राइट कॉमन इलियाक। अब दोनों कॉमन इलियाक आर्टरी दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है, एक्सटर्नल इलियाक्स जो कि टांग में उतर जाती हैं, और इंटरनल इलियाक जो यहीं पेल्विक रीजन को, यूट्रस वजाइना, पेनिस या यूरिनरी ब्लैडर को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये बस इतना काफी है नाम। ये एक्सटर्नल इलियाक है जो टांग में उतर गई है, और ये इंटरनल इलियाक है जो ऊपर ही रह जाती है। दोनों तरफ इस तरह से होते हैं। और बाद में एक्सटर्नल इलियाक की किसमें डिवाइड हो जाती है, यहाँ पे फीमर बोन होती है तो इसी का नाम होता है फीमोरल आर्टरी। और नीचे फिर यहाँ पे ना दो बोन्स होती हैं, टिबिया और फिबुला। तो यहाँ पे दो ब्रांचेस है, टिबियल आर्टरी और फिबुलर आर्टरी। तो इस तरह से बाद में फीमोरल आर्टरी टिबियल फिबुलर में डिवाइड हो जाती है। इस तरह से ये पैर को ब्लड सप्लाई करती है। तो ये तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज के बारे में पढ़ लिया है यहाँ। अब हम बात करेंगे वेन्स के बारे में। अच्छा आर्टरीज में, अच्छा आपने पढ़ा तो इतना दिया सर, याद क्या रखना है तो बता दो। तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज जो आपको याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो है दोस्तों कैरोटिड आर्टरी, किसको ब्लड सप्लाई करती है, ब्रेन को। कौन सी कैरोटिड, इंटरनल। दूसरा है फ्रेनिक, फ्रेनिक किसको ब्लड देती है, डायफ्राम। मिजेंट्रिक किसको ब्लड देती है, इंटेस्टाइन। और ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इलियाक, इलियाक आर्टरी किसको ब्लड देती है बताओ, इलियम को, इंटेस्टाइन को, नहीं, लोअर लिम्ब को। समझ में आई बात, हाइंड लिम्ब को। इलियम को तो मिजेंट्रिक आर्टरी ब्लड देती है। ठीक है, तो यही है बस क्वेश्चन, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट आर्टरीज। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वेन्स के बारे में। अब जिस नाम की आर्टरी थी ना, उसी नाम की वेन्स होती हैं। जैसे इस नीचे वाले हिस्से से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो टांगों से टिबियल वेन और फिबुलर वेन आती हैं, दोनों मिलकर फीमोरल वेन बनाती हैं। एक एक वेन और होती है टांगों में, सेफिनस वेन, इसके नाम की कोई आर्टरी नहीं है, उसको हटा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो जिसमें वेरिकोज वेन हो जाती है। खैर ये देखो, ये फीमोरल वेन्स हैं, दोनों तरफ की फीमोरल वेन्स जो हैं, इन्हीं का नाम आगे एक्सटर्नल इलियाक वेन हो जाता है। जिस नाम की आर्टरी थी उसी नाम की वेन, और इनमें ना ये इंटरनल इलियाक वेन आके मिल जाती है। तो ये एरिया जो है ना, ये कॉमन इलियाक वेन कहलाता है। दोनों तरफ की कॉमन इलियाक वेन्स जो है वो मिड लाइन में जुड़ती हैं और मिलकर एक इंफीरियर वेना कावा बना लेती हैं। और फिर ये इंफीरियर वेना कावा देखिए यहाँ डायफ्राम को पेनिट्रेट करके ऊपर जा रही है। ठीक है, तो नीचे जाते समय आयोटा ने जिन ऑर्गन्स को ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया था, ऊपर आते समय उन्हीं ऑर्गन्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कलेक्ट करती है इंफीरियर वेना कावा। देखो ये लिवर है, ये किडनीज है, तो ये रीनल वेन आके गिर रही है इसमें। ये देखिए ये हेपेटिक वेन आके गिर रही है, डायफ्राम से फ्रेनिक वेन आके गिर रही है इसमें। तो ये इंफीरियर वेना कावा इस तरह से बनती है। अब इंफीरियर वेना कावा ऊपर कहाँ जा रही है वो देखेंगे अभी, पर आपने खास बात देखी वो ये कि इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधा इंफीरियर वेना कावा में आके नहीं गिर रहा है। बाकी ऑर्गन्स का तो गिर गया, लेकिन इंटेस्टाइन, स्टमक हुआ, इंटेस्टाइन हुआ, यानी एलिमेंट्री कैनाल, उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो यहाँ आके नहीं गिर रहा, क्योंकि वो पहले लिवर में जाएगा। इसके बारे में हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी दोबारा देखेंगे। अब ऊपर कैसा होता है, तो नीचे वाला हिस्सा था, अगर ऊपर वाला हिस्सा देखें तो ये देखिए यहाँ पे जैसे ये डायफ्राम है, तो ये देखिए इंफीरियर वेना कावा तो नीचे से आई और यहाँ आके खुल जाती है राइट एट्रियम में। हार्ट का खुद का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोरोनरी साइनस से आ जाता है। अब सुपीरियर वेना कावा कैसे बनती है वो भी देख लीजिए। ऊपर 4 कैरोटिड आर्टरीज गई थी ना, तो नीचे जो आती है ना उनका नाम कैरोटिड वेन नहीं होता, उनका नाम होता है जुगुलर वेन। तो 4 जुगुलर वेन नीचे आती हैं, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट। ये जो बाहर वाली हैं ये कहलाती हैं एक्सटर्नल जुगुलर,
और ये अंदर वाली कहलाती है इंटरनल जुगुलर। इधर हाथों से जो ब्लड वेसल्स आ रही होती हैं, टिबियल वेन, फिबुलर वेन, ये मिलकर क्यूबॉइटल वेन बनाती है एल्बो में, जहाँ से हम ब्लड निकालते हैं सैंपल के लिए। फिर ये बनाती है ब्रेकियल वेन। तो ये देखिए, ये बाह में है, ये ब्रेकियल वेन है, इसमें ही आके इंटरनल मेमोरी वेन भी आके यहाँ से जुड़ जाती है। इस तरह से दूसरी ब्रेकियल वेन इस तरफ से आ रही है ये। अब दोनों ब्रेकियल वेन्स में ये एक्सटर्नल जुगुलर्स आके मिल जाती हैं, और फिर ये इंटरनल जुगुलर भी इसमें आके मिल जाती है। सिफेलो यानी सर, तो इसको ब्रेकियोसेफेलिक वेन कहने लगते हैं अब इन दोनों को हम। और ये जो दोनों ब्रेकियोसेफेलिक वेन्स हैं, लेफ्ट और राइट वाली, ये दोनों ये ऐसे आके मिल जाती हैं और मिलके एक सुपीरियर वेना कावा बना के यहाँ ऊपर राइट वेंट्रिकल में, राइट एट्रियम में आकर खुल जाती है। तो इस तरह से ये ऊपर के हिस्सों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो आ जाता है वापस। ठीक है, और भी छोटी छोटी वेन्स होती हैं। एक वेन होती है एजाइगस। एजाइगस का ग्रीक या लैटिन आपने पढ़ी होगी, मतलब ही होता है अनपेयर्ड, जो एक तरफ होती है दूसरी तरफ नहीं होता। तो ये एजाइगस वेन राइट साइड में होती है और ये भी सुपीरियर वेना कावा में आके खुलती है। ये एजाइगस वेन कहाँ से ब्लड लाती है? ये इंटरकॉस्टल मसल्स होती है ना यहाँ पे, उनका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है ये एजाइगस वेन्स। तो ये एजाइगस वेन सिर्फ राइट साइड में होती है, लेफ्ट साइड वाली जो वेन्स है इंटरकॉस्टल वेन्स वो भी इसमें आके खुलती हैं, और ये फिर सुपीरियर वेना कावा में खुलती है। तो ये कुछ एजाइगस मतलब अनपेयर्ड होता है ना, जाइगो मतलब समझते हैं, जाइगो मतलब युग्म या जोड़ा, जाइगोट जैसे स्पर्म और एग का जोड़ा, ओवम का जोड़ा। एजाइगस मतलब अनपेयर्ड, जुड़ा नहीं है। तो ये तो हम काफी सारे वर्ड्स मैंने आपको याद रखने के लिए दिए हैं, है ना। तो ये हो गया, ब्रैकाई मतलब हाथ होता है। तो भाई ये कुछ इंपॉर्टेंट वेन्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा आर्टेरियल वेनस सिस्टम में से कुछ आता नहीं है। क्वेश्चन आता है दोस्तों पोर्टल सिस्टम में से। तो ये आर्टेरियल वेनस सिस्टम के बारे में यहाँ पर जो दिया हुआ था ये सब मैंने आप पढ़ा दिया, ये चार्ट बना हुआ था, ये आर्टेरियल सिस्टम भी बता दिया और ये वेनस सिस्टम भी बता दिया। अब बात करते हैं पोर्टल सिस्टम की। पोर्टल सिस्टम क्या होता है इसको समझ लेते हैं। डाउट्स और आरआर अगली क्लास में ले लेंगे, अभी तो लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ना है। पोर्टल सिस्टम और पढ़ लेते हैं आज, क्योंकि इसके बाद एक ही क्लास और है, उसमें अपने को खत्म करना है पूरा। तो पोर्टल सिस्टम क्या होता है ये जान लीजिए। देखो क्या होता है, आपको पता है कि ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आता है, कैसे? वेन्स के थ्रू। अब ये कोई ऑर्गन है, ठीक है। कैपिलरीज जो होती है ना ऑर्गन के अंदर, ये सब कैपिलरीज मिलकर ना वेन्स बनाती हैं। तो किसी भी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आता है वो वेन के थ्रू बाहर आता है, ठीक है। इन वेन्स को हम कहते हैं सिस्टमिक वेन्स, और ये सिस्टमिक वेन्स जो हैं ये जाकर गिरती हैं वीना कावा में, और वीना कावा फिर किस में खुलती है? हार्ट में, राइट एट्रियम में हार्ट के। लेकिन अगर किसी ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड, तो भाई ऑर्गन से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आ रहा है, अगर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑर्गन से बाहर आ रहा है ये कैपिलरीज के फॉर्म में किसी वेन से बाहर निकले, लेकिन ये वेन वीना कावा में गिरने की जगह दूसरे ऑर्गन में घुस जाए और एक बार फिर कैपिलरीज बना के खत्म हो जाए, ठीक है। तो ऐसी वेन को हम कहते हैं पोर्टल वेन। फिर आगे क्या होगा? फिर जब इस ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपनी सिस्टमिक वेन से बाहर निकलेगा, दूसरे वाले ऑर्गन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब अपनी सिस्टमिक वेन से बाहर निकलेगा तो उसके साथ इस वाले ऑर्गन का ब्लड भी निकल जाएगा और वीना कावा में चला जाएगा, जहां से फिर ये हार्ट में पहुंच जाएगा। तो ऐसी वेन्स को ना हम पोर्टल वेन कहते हैं। इसका क्या फायदा है बताते हैं। पहले तो ये सुनिए कि सिस्टमिक वेन का नाम तो उस ऑर्गन के नाम पे होता है जिससे वो बाहर आती है, ठीक है। जैसे ये अगर लिवर है तो ये ना हेपेटिक वेन है, ये अगर स्टमक है तो ये गैस्ट्रिक वेन है। तो सिस्टमिक वेन का नाम तो उस ऑर्गन के नाम पे होता है जिससे वो बाहर आती है, लेकिन पोर्टल वेन का नाम उस ऑर्गन के नाम पे होता है जिसमें वो घुसती है। ये अगर लिवर है तो ये हेपेटिक वेन है, ये कुछ भी हो। ये अगर किडनी है तो ये रीनल पोर्टल वेन है, और अगर ये लिवर है तो ये हेपेटिक पोर्टल वेन है।
तो सिस्टमिक वेन और पोर्टल वेन, इसका नाम पोर्टल वेन का नाम ऑर्गन का नाम पता है, इसमें घुसरी होती है। दूसरी बात, पोर्टल वेन है क्या? पोर्टल वेन इज ए मेयर कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन टू ऑर्गन्स। अगर इस ऑर्गन से इस ऑर्गन में कुछ भेजना है तो वो ब्लड पोर्टल वेन के थ्रू बहा दिया जाएगा, ब्लड के थ्रू, ब्लड तो आगे निकल जाएगा, पर इस ऑर्गन ने कोई चीज बहाई ब्लड में, इस ऑर्गन ने वो उठा ली। तो ये तो कम्युनिकेशन चैनल होता है बिटवीन टू ऑर्गन्स, दो ऑर्गन्स के बीच का एक संपर्क सूत्र। पोर्टल, पोर्टल नहीं समझते हो आप? कम्युनिकेशन चैनल, पोर्टल खुल गया, HTTP www.portal, कम्युनिकेशन चैनल, टाइम पोर्टल्स, वर्म होल्स, है ना? तो ये पोर्टल है। तो पोर्टल वेन ये होती है। तो पोर्टल वेन इसलिए होती है, दो इस ऑर्गन से इस ऑर्गन में कुछ पहुंचाना है तो उसका कम्युनिकेशन चैनल है ये, ठीक है। सिम को पोर्ट कर दो, कहते हैं ना, ट्रांसफर कर दो, यहाँ से यहाँ कुछ ट्रांसफर करना है तो पोर्टल वेन के थ्रू चला जाएगा। तो 3 तरह के पोर्टल सिस्टम्स वर्टिब्रेट्स में पाए जाते हैं भाई। तो अगर हम वर्टिब्रेट एनिमल्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पोर्टल सिस्टम्स। सबसे पहला होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, दूसरा होता है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, और तीसरा है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम लोअर एनिमल्स में होता है, जैसे कि फ्रॉग वगैरह में, हमारे अंदर नहीं होता। हमारे अंदर ये हेपेटिक और हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम्स होते हैं हायर मैमल्स में, यानी ह्यूमन में। रीनल पोर्टल सिस्टम क्यों होता है फ्रॉग में, वो मैं आपको बता देता हूँ, बाकी ये अपने सिलेबस में से नीचे वाले दोनों हैं। सपोज यहाँ पे ये फ्रॉग है जैसे, तो अभी जो फ्रॉग है, ऐसा बना लो यार, जैसा बनाना है। अभी फ्रॉग है ना? ये फ्रॉग की किडनी है मान लो, ऐसे होता फ्रॉग। तो फ्रॉग में मिक्स ब्लड घूमता है, फ्रॉग की बॉडी के अंदर मिक्स ब्लड होता है ना, तो फ्रॉग की टांगों से, इस मिक्स ब्लड से लेकिन यूरिया छाननी है कि नहीं छाननी है बताओ? तो होता क्या है, फ्रॉग की जो टांगे हैं इनसे, फ्रॉग की जो पीठ है उससे, इन सब एरिया से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिलके एक वेन बनाता है, जिसे कहा जाता है रीनल पोर्टल वेन। ये इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर किडनी में आती है, और किडनी में ये ब्लड में से यूरिया छन जाती है, और छना हुआ ब्लड रीनल वेन के थ्रू बाहर आ जाता है। तो मिक्स ब्लड तो मिक्स ब्लड ही रहता है, लेकिन मिक्स ब्लड से क्या छन जाती है बताइए? यूरिया, ठीक है। तो इसलिए होता है ये रीनल पोर्टल सिस्टम। ये तो अपने को नहीं पढ़ना, अपने को जो 2 पढ़ने हैं वो बता देता हूँ, हेपेटिक और हाइपोफाइसियल। अब हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था, जैसे ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। अच्छा, हमारे देश में पोर्ट कहाँ है जहाँ पे क्रूड ऑयल आता है गल्फ कंट्रीज से? पोर्ट है मान लीजिए मुंबई में, तो वहाँ पे शिप आता है क्रूड ऑयल का, पोर्ट वहीं लैंड कर, शिप वहीं लैंड करता है। लेकिन हमारी रिफाइनरी कहाँ है? रिफाइनरी है सपोज मथुरा में। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्रूड ऑयल को मुंबई से मथुरा कैसे भेजेंगे? पाइपलाइन से। इसी तरह से हमारे शरीर का पोर्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो जो फूड आता है वो तो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में आता है, लेकिन उस फूड के डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन, और उस एब्जॉर्प्शन से हमारे शरीर के सेल्स का खाना बनाना, ये तो लिवर का काम है ना। तो इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, वो सीधा इंफीरियर वेना कावा में नहीं गिरता। स्टमक का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गैस्ट्रिक वेन से आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन से आ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन से आ रहा है। ये तीनों वेन मिलके एक वेन बना के लिवर में जाके खत्म हो रही है। इस वेन को कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो ये तीनों वेन मिलके एक वेन बना के लिवर में जाके खत्म हो रही है, इसे कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन। हालांकि इसमें 3 फर्जी वेन भी आके मिल जाती हैं जहाँ कोई खाना नहीं आ रहा है, जैसे स्प्लीन है यहाँ पे, और स्प्लीन में कोई खाना थोड़ी आ रहा है, लेकिन स्प्लीन का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, स्प्लीनिक वेन, वो भी आके इसमें मिल जाती है गैस्ट्रिक वेन में। इसी तरह से गॉल ब्लैडर में कोई खाना थोड़ी आ रहा है, लिवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, लेकिन गॉल ब्लैडर का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सिस्ट बोलते हैं ना गॉल ब्लैडर को, सिस्टिक वेन से वो भी इसमें आके गिर जाता है। और जो हमारी नाभि यानी अम्बिलिकस के आसपास का हिस्सा होता है, स्किन का हिस्सा, इसे हम पैरा अम्बिलिकल एरिया कहते हैं, इसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है
वो भी इंफीरियर वीना कावा में गिरने की जगह यहीं आके गिरता है, इसमें हेपेटिक पोर्टल वेन में। तो 3 काम की और 3 फर्जी। काम की 3 कौन सी थी? गैस्ट्रिक, सुपीरियर मेसेंट्रिक और इंफीरियर मेसेंट्रिक, और 3 फर्जी। ये 6 वेन्स मिलकर हेपेटिक पोर्टल वेन बनाती हैं और न्यूट्रिशन को डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है तो उसे लिवर में पहुंचा देती है। लिवर का खुद का खाना हेपेटिक आर्टरी से आ रहा है लिवर में। अब इन दोनों का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से बाहर निकलेगा बताओ? हेपेटिक वेन से, जो इंफीरियर वेना कावा में गिरेगी जाके। तो इस तरह से ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, जिसका काम होता है डाइजेशन के बाद न्यूट्रिशन को एलिमेंट्री कैनाल से लिवर में पहुंचा देना। ठीक है। एक तीसरा जो पोर्टल सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम में, उसे हम कहते हैं हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। हाइपोफाइसिस मतलब दोस्तों पिट्यूटरी होता है, आपको पता होगा। और एडिनो हाइपोफाइसिस मतलब होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। न्यूरो हाइपोफाइसिस मतलब होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो होता यह है कि जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हमारे शरीर का मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी। लेकिन मास्टर ग्लैंड का भी मास्टर है हाइपोथैलेमस। कई ऐसे हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ होते हैं? पिट्यूटरी में। कई ऐसे हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करने के लिए रिलीज करता है। तो होता यह है कि हाइपोथैलेमस से इन हार्मोन्स को पिट्यूटरी तक कैसे पहुंचाएं? तो हाइपोथैलेमस का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सीधा सुपीरियर वीना कावा में नहीं गिरता है। हाइपोथैलेमस का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन से पिट्यूटरी में पहुंचता है। और बाद में जब पिट्यूटरी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकलता है हाइपोफाइसियल वेन से, किसमें गिरने के लिए? सुपीरियर वीना कावा में। तो उसके साथ ये ब्लड भी निकल जाता है। तो हार्मोन्स यहाँ पे हाइपोथैलेमस रिलीज कर देता है ब्लड में, हार्मोन्स को पिट्यूटरी ले लेता है, ब्लड आगे निकल जाता है। तो ये हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम है। तो ये 2 पोर्टल सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब चलते चलते हम एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने पोर्टल सिस्टम आपको पढ़ा दिया है। आपको तो पता है आर्टरीज ऑर्गन में ब्लड लेके आती हैं और वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लेके जाती है। विच ह्यूमन ऑर्गन रिसीव्स, आर्टीरियल और वीनस सिस्टम पूरा हो गया। अगली क्लास में हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ओनली, बताओ कौन सा ह्यूमन ऑर्गन सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रिसीव करता है? देख लो, क्लास में 30% गधे बैठे, 31%। कहां से आए हो भैया? तो इस सवाल का जवाब हम अगली क्लास में देंगे कि ऐसा क्यों है। अरे भैया, किसी भी ऑर्गन के अंदर आर्टरी से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है और वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर आता है ना। सभी ऑर्गन में ऐसा ही होता है। टाइम पूरा हो गया, ऐसा करते हैं अगली क्लास में करते हैं इस क्वेश्चन को। 2-4 और देंगे ये क्वेश्चन इस तरह के, फिर बताएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना काफी है।